नमस्कार। सुबह के 8 बजने के साथ ही वक्त हो गया है सुर्खियां अखबार की का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात हम माइक्रोसॉफ्ट आउटरेज से दुनिया कैसे बंद हो गई इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि बीते कल माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन रहा, कई देशों में हवाई सेवा पूरी तरीके से ठप हो गई। दैनिक भास्कर में इस खबर को आप प्रमुखता के साथ देख पाएंगे। अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट एक क्लाउड कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है। आपके गैजेट्स जिन एप्लीकेशन से चलते हैं उन्हें बनाने, मैनेज करने का काम और इसका जरिया होता है। शुक्रवार को माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में दिक्कत आई थी। एक एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के चलते ऐसा हुआ। देखिए, ऐसा खबर को किस तरीके से छापा गया है, इसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्रैश हुई। दुनिया भर में 4295 देशों में 200 फ्लाइट्स तक रद्द हो गई। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें लग गई। देखिए, आपको बता दें किस तरीके से सब चीजें दुरुस्त करने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ वक्त तक के लिए दुनिया मानो हैंग सी हो गई हो। बिल्कुल सही कह रही दीपिका आप, क्योंकि कई लोगों की डेस्कटॉप की स्क्रीन पूरी तरीके से नीली नजर आई, लैपटॉप की स्क्रीन भी नीली दिखाई दी और इसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ कहा जाता है। सर्वर डाउन होने से लैपटॉप या कंप्यूटर में ऐसा आप देख पाते हैं, रीस्टार्ट होने लगता है अपने आप कंप्यूटर या आपका सिस्टम, और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं शटडाउन जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि आप कुछ भी उस पर फंक्शन नहीं कर पाते हैं। और इसे माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में दिक्कत आने की वजह से ऐसा हुआ था, जिस वजह से कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ, क्योंकि सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि कई देशों में सेवाएं पूरी तरीके से ठप नजर आई। यहाँ तक कि विमान सेवाओं को भी प्रभावित देखा हम सभी ने यहाँ, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक बंद हो गया, कई चैनल्स के प्रसारण बंद हो गए। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट को दुरुस्त करने में घंटों का समय लगा। तो देखिए, आपको ये भी बता दें किन किन सर्विसेज पे इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट की दो मेजर सर्विस जो मेजर सर्विस बताई जा रही है, जिसमें एज्योर है और ऑफिस 365 पर बुरा असर पड़ा। दोनों एयरलाइंस, शॉपिंग मॉल्स, बैंकिंग, टिकट बुकिंग आदि में इसका इस्तेमाल होता है। दुनिया भर के लाखों लोग परेशानी में आ गए। अच्छा, ठीक करना भी हम कह सकते हैं सुरभि एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बंद है और रीस्टार्ट का मैसेज बराबर दे रहे हैं। और ऐसे में क्राउड स्ट्राइक के सामने रिमोट एक्सेस सिस्टम सुधारना एक बड़ी चुनौती होगी। इसे मैनुअल करेंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, अब तक लोगों को परेशान होना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए, थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन ये समस्या परमानेंट नहीं है, सोल्यूशन इसका जल्द ही निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद से उत्तराखंड सरकार ने भी अब गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए, दुकानदारों को अब अपना नाम लिखना होगा। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो हरिद्वार पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी किया। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दुकानों को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर का नाम नहीं होता। इसीलिए कहा यह भी जाता है कि इससे उनकी जो धार्मिक भावना है उसके साथ खिलवाड़ होता है। तो यूपी के साथ उत्तराखंड के तमाम जो दुकानदार है उनका ये मार्ग बंद होगा। देखिए, अलग अलग अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी, सुरभि आप तक पहुंचा रही है। दैनिक भास्कर में भी इस खबर को जगह दी है। तो पूरे यूपी में तो है ही ये तमाम चीजें, लेकिन अब उत्तराखंड में भी इसको लागू किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, दरअसल इन अखबारों में अगर आप गौर करेंगे और आपको बीते कल की खबर याद होगी, तो फिर आपने जरूर सुना होगा कि किस तरीके से ऐलान सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, और फिर देवभूमि उत्तराखंड में भी इसका ऐलान किया गया। क्योंकि अब अगर किसी भी प्रकार से कोई मुस्लिम के दुकान है, तो ऐसे में उनको अपना नाम साफ साफ लिखना होगा दुकान के आगे, ताकि जो कांवड़िए हैं उनमें किसी भी तरीके से, जो कांवड़ के वक्त में अगर वो भूखे प्यासे ऐसे चल रहे हैं, तो किसी दुकान पे जाकर के वो बिना जांचे परखे वो कहीं पर भी कुछ भी ग्रहण ना कर लें। इसका ख्याल खास तौर पर रखा जा रहा है। राज्य सरकारों ने कहा है कि विवाद रोकने की कोशिश एक तरीके से की जा रही है। यात्रा को सुनिश्चित बनाए रखने का ये फैसला है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसा होता है कि कांवड़ियों की राह में ही उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो जाती है, और ऐसा ना होने पाए इसके लिहाज से उनके ओर से ये कहा गया है
कि अब अपने दुकान के आगे हर किसी को अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। देखिए, पहचान छिपाकर आप कोई भी व्यापार न कर पाए, उस रास्ते में कावड़ मार्ग में जो भी दुकानें पड़े, चाहे वो ठेले वाले ही क्यों ना हो, अपनी पहचान को जाहिर करें। अच्छा, ये जो पूरी खबर है, कहीं ना कहीं इस गाइडलाइन को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि आप यहाँ पर दो समुदायों को बांटने का काम कर रहे हैं। मायावती ने सवाल खड़े किए, लेकिन यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि हम सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, ये चॉइस होगी कावड़ियों की, वो किसकी दुकान से क्या खरीदना चाहते हैं। आप बेचिए, बेचने में कोई रोक टोक नहीं होगी, लेकिन आप पहचान नहीं छिपाएंगे, ये मेक श्योर अब आप करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी दोनों जगह इस तरह की व्यवस्था अभी लागू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले का एनडीए दलों ने विरोध किया है। केसी त्यागी, चिराग पासवान ने इसका विरोध जाहिर किया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि फैसला जाति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। लेकिन दीपिका देखिए, इसमें समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब पहचान उजागर करने का जिक्र किया गया है तो इसमें डिमांड ये की जा रही है कि जो कावड़ियों होते हैं उन्हें कई नियमों का पालन करना होता है, और इन नियमों के तहत में एक और जहां ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से वो कावड़ को ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं, तामसिक भोजन उनको उस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। अगर किसी भी दुकान पर किसी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन अगर व्यंजनों को बनाया जा रहा है तो वो वहां भी खाना नहीं खा पाते। सवाल ये है ना सुरभि कि अभी जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, जो हेडलाइंस आप देखिए, डिफरेंस इन एनडीए ओवर द नेम प्लेट, और फिलहाल देखिए यहाँ पर जो एनडीए के ही सहयोगी हैं, जो सहयोगी दल हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। केसी त्यागी, चिराग पासवान ने विरोध जाहिर किया है। इस खबर को आप भी दिखा रही हैं। देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि फैसला जातीय सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। तो फिलहाल देखिए, यहाँ आपको एक ही अखबार में दो अलग अलग खबर दिखने को मिल जाएंगी। डिफरेंस विद इन इंडिया अलायंस ओवर नेम प्लेट, और दूसरी खबर यहीं आप देखेंगे कि मुस्लिम कावड़ मेकर्स डिसहार्टेंड बाय एस्केलेटिंग रो ओवर एनुअल यात्रा। यानी कि एक और जहां ये कहा जा रहा है कि आपको नेम प्लेट अपना उजागर करना होगा कि आप अगर दुकान चला रहे, बिल्कुल आप अपनी दुकान चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांवड़ियों को इससे दिक्कत ना होने पाए, वो अपनी सहज के साथ, अपनी बुद्धिमत्ता के साथ में वो अपना खुद का डिसीजन ले सके। और इसी के तहत में ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कहीं पर भी जाके खाना है तो वो इच्छा उनकी है, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे, ताकि किसी भी तरीके से कांवड़िए कल को ये ना कह पाए कि आपकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पहचान छिपाई गई है। हम इस खबर को देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया वो तमाम बातें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। समझिए, आप देखिए, इस खबर को यहाँ जगह दी गई है। इस ब्लॉक में आप देख पाएंगे कि यूपी में कावड़ मार्ग पर दुकान मालिक का नाम लिखना अनिवार्य। यहाँ पर यह खबर इसलिए खास हो जाती है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। खबर अब बनती है, अब आप समझिए कि सहयोगी बोले हैं इस आदेश से सांप्रदायिकता में तनाव बढ़ेगा, सरकार फैसला तुरंत वापस ले। देखिए, विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था, अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी का विरोध आया, मायावती का विरोध आया। अब सरकार के लिए मुसीबत सुरभि ये हो जाएगी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के द्वारा इस पूरे फैसले से, इस पूरी गाइडलाइन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए फैसला वापस लें। देखने वाली बात होगी, क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी, क्या सरकार को दबाव का सामना अपने ही दलों से करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो कई बड़े सवाल उठते हैं। खैर, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। और यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, और इसी के तहत कई केस अब तक पूजा खेडकर पर दर्ज हो चुके हैं। और यूपीएससी में जिस तरीके से परीक्षा में अपनी डिसेबिलिटी का हवाला दिया था पूजा खेडकर ने, अब
बर्खास्तगी की भी तैयारी की जा रही है। दैनिक भास्कर में इस खबर को आप देख पाएंगे, अलग अलग अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर मामले में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने अपनी जांच पूरी कर ली और इस जांच में जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। जांच में पाया गया कि पूजा ने कई सारे अब तक घोटाले किए हैं। देखिए, इस खबर को जगह दी गई है। खेड़कर पर एफआईआर हुई, कोई भी परीक्षा देने पर रोक लग दी है, अब नौकरी जाएगी। कई गड़बड़ी सामने आई हैं, कार्रवाई की जाएगी। पूजा ने फर्जीवाड़े से कई बार 2 यूपीएस परीक्षा दी। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रशिक्षु आईएएस यानी कि जो ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सिविल सेवा में उनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की और आगे की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आईएएस के तौर पर उनका चयन रद्द हो सकता है। आयोग ने कहा सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए चयनित पूजा ने अपना नाम, माता पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, ईमेल, फोन नंबर, आईडी, परीक्षा नंबर बदलकर पहचान छिपाई। फर्जी दस्तावेजों से 11 बार यूपीएससी परीक्षा देने की बात भी सामने आई है। तो देखिए कितनी गड़बड़ियां हुई हैं। कम से कम 4 गड़बड़ियां जो अभी दैनिक भास्कर ने छापी हैं वो ये। पूजा के पिता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दिलीप खेड़कर की संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई, जबकि 14 करोड़ रुपए पूजा ने बताई। पूजा के नाम बदलकर यूपीएससी की परीक्षा दी गई। 2019 और 20 में पूजा दिलीप राव खड़कर रखा गया, 21 में फिर नाम बदला गया। तीसरी जो वजह बताई गई, 40% विकलांगता होने पर ही इस वर्ग में आरक्षण का लाभ मिलता है। पूजा ने 7% ही विकलांगता को बताया। पुणे में प्रशिक्षु रहते हुए पूजा ने बिना अनुमति निजी कार पर सायरन तक लगवा लिया था। देखिए, न सिर्फ माता ने हरकतें करी, हम यूँ कह सकते हैं कि किसानों को डराने की कोशिश की, बंदूकें लहराई, बल्कि पूजा का विवादों से पहले भी नाता रहा है। निजी गाड़ी का इस्तेमाल करना, सायरन लगवाना, ये कहीं ना कहीं पूजा को पहले से ही, आपको बता दें, सुर्खियों में लेके आ रहा था और कटघरे में खड़ा कर रहा था। अब कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, पूजा खेटकर मामले में अब तक जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आई हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने अटेम्प्ट से ज़्यादा बार ये परीक्षा दी। इसके लिए उन्होंने अपने पिता माँ का नाम तक बदला। यही नहीं, उन्होंने कई फर्जीवाड़े और भी किए हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। यूपीएससी ने पूजा की इसी फर्जीवाड़े पर अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो विकलांगता का सर्टिफिकेट पूजा खेटकर की तरफ से दिया गया होना, उसमें 40% विकलांगता चाहिए, तभी आपका वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होता है। लेकिन 60% डिसेबिलिटी पर आखिर कैसे उस सर्टिफिकेट के आधार पर पूजा खेटकर को ट्रेनी आईएएस ऑफिसर का भी पद मिला, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है और इसीलिए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान आया। कहा 2041 तक असम में बहुसंख्यक हो जाएंगे मुस्लिम। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को दावा किया तो फिलहाल देखिए, दावा किया गया उनके राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में लगभग 30% तक बढ़ रही है और 2041 तक बहुसंख्यक बन जाएंगी। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सांख्यिकी नमूने के अनुसार मुसलमान अब असम की आबादी का 40% तक हो गए हैं। तो फिलहाल देखिए, यह आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल असम का मुद्दा इस वक्त राजनीतिक तौर पर भी गरमाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा कि कैसे असम में अब तक यहाँ ये कहा जा रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि आगे आने वाले समय में, खासतौर पर 2041 तक अगर आप इंतजार करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुस्लिम बहुल इलाका ये हो जाएगा असम। यानी कि मुस्लिमों की संख्या बड़ी तादाद में लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब तक 20 से 30% का इजाफा हुआ है। और साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी हर 10 साल में 30% अब तक बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी हर 10 साल में मात्र 16% ही बढ़ी है।
अवैध घुसपैठिए यहाँ के आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और इस तर्ज पर भी यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज भी किया जा रहा है। और बड़ा मुद्दा है दीपिका इन दिनों, क्योंकि डेमोग्राफिक मुद्दा कई जगहों पर, ना केवल असम बल्कि उत्तराखंड में भी इसका जिक्र सामने आया था, हिमाचल प्रदेश में भी इसका जिक्र सामने आया था। इसीलिए जो विवाह का जो कानून है, आपने देखा होगा कि असम में उस पर रोक भी लगाई गई है कि बरगला कर आप महिला से शादी नहीं कर पाएंगे। इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने रोक लगाई है। लेकिन अब जो खुलासा किया गया है वाकई में बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि देखिए जनसंख्या चाहे किसी भी समुदाय की हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी वर्ग की हो, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है वो जनसंख्या अपने आप में ही बहुत चिंता की बात है। क्योंकि अभी खबर भी ये सामने आई थी कि आने वाले सालों में जो भारत की जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी। इसको लेकर भी अब ध्यान रखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का एक बड़ा बयान सामने आया, कहा कि आतंकियों के नेटवर्क के साथ उनके इकोसिस्टम को भी मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और इस खबर को आप दैनिक जागरण में ही देख पाएंगे, और ये खबर आप देख पाएंगे दैनिक जागरण में। और यहाँ आप साफ तौर पे देखिए अमित शाह के उस स्टेटमेंट को भी समझ पाएंगे जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आतंकी नेटवर्क संग उसका इकोसिस्टम भी खत्म करना होगा। क्योंकि आतंकियों की इन दिनों जिस तरीके से घुसपैठ हम भारत में लगातार होने की खबरें सुन रहे हैं, ऐसे में एक और जहां आतंकियों को ढेर करने की कवायद तेज की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में एक्शन लेते हुए बयान जारी करके कहा है कि इसके लिए सभी एजेंसियों को बेहतर तालमेल के साथ में काम करना होगा। शाह ने आईबी के तहत काम करने वाली मैक की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा की। अमित शाह ने शुक्रवार को भी अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसमें देश में सुरक्षा चुनौतियों से निपटाने के लिए जिम्मेदार आईबी के मल्टी सेंटर एजेंसी के कामकाज की समीक्षा की गई थी। इसके साथ ही मीटिंग में सुरक्षा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुख विषयों को भी लेकर चर्चा हुई। देखिए इन दिनों आपने देखा होगा कि घाटी में आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, और इसी को लेकर जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लगातार चिंतित है। हाल ही में एक खबर भी सामने आई थी कि M4 हथियारों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है, आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अमेरिका से सप्लाई की गए हैं। तो फिलहाल तालिबानियों से उन्होंने ये हथियारों को खरीदा है, उसके बाद इनको सर्कुलेट किया गया। ये अपने आप में बड़ी चिंता की बात है। यानी कि जो अमित शाह कह रहे हैं कि उनको जड़ से, यानी कि उनका जो इकोसिस्टम है उसी को ही निकाल के फेंकना होगा, तभी आप इस चीज से, आतंकवाद से बच पाएंगे। और फिलहाल यहाँ इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलिए स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। बजट सेशन से पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। मंत्री आतिशी ने दिल्ली के लिए 10 करोड़ की मांग की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली वालों की केंद्र सरकार से मांग है कि आप बजट को बढ़ाएं। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वह कह रहे हैं कि बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए अब बजट सेशन है और इसी को लेकर देखिए बजट भी आने वाला है। यहाँ पर फाइनेंशियली डिमांड की गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल इनकम टैक्स के रूप में 2 लाख करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। उसमें से 10,000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, ये आतिशी की तरफ से कहा गया है। वहीं ये रकम केंद्र के बजट का मात्र 0.25% है। आप इसे 0.25% के तहत समझ सकते हैं। वहीं ये रकम दिल्ली वालों के इनकम टैक्स का मात्र 5% है, ये कहा गया है। तो एक और जहां ये डिमांड की गई है कैपिटल को लेकर 10,000 करोड़ की, और ये बताया गया है कि अगर आप इनकम टैक्स के आधार पर देखें तो दिल्ली वालों का ये इनकम टैक्स महज 5% का ही है। देखिए इस खबर को यहाँ जगह दी गई है इंडियन एक्सप्रेस में। सेंटर मस्ट गिव दिल्ली राइटफुल शेयर इन बजट, आतिशी बीजेपी सेज मिसलीडिंग पब्लिक। देखिए यहाँ डिमांड की गई, वहां पर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई। कहा गया बीजेपी की ओर से यू आर डूइंग मिसलीडिंग द पब्लिक सिनेरियो, आप पब्लिक को मिसलीड कर रही हैं। क्या कुछ कहा देखिए, days before the union budget, Delhi finance minister Atishi demanded that the center allocate the 10,000 crore, which is the less than the 5% of the rate, 2.7 lakh crore in the
income tax contribution made by the Delhi last year for development for the infrastructure in capital। तो फिलहाल ये मांग की गई है। अच्छा, इस बीच आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कह सकते हैं पलटवार किया। द भारतीय जनता पार्टी ऑन इट्स पार्ट accused the Delhi Financial Minister of misleading the people of the issues, arguing the BJP lead central spreads a significant amount of the money under various hands beyond the budget allocated, which has the result in all around developments of Delhi। यानी कि हम तो आपको बजट पहले भी दे रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप बात कह रही हैं, यानी कि आप तमाम दिल्ली की जनता को लेकर आ रही हैं, दिल्ली की जनता को गिना रही हैं, ऐसा नहीं है। बजट आपको दिया जा रहा है और दिल्ली के भलाई के लिए, उसके विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार जो है प्रयासरत है और आगे भी करी जाएगी। आप फिलहाल मिसलीड ना करें, वो भी बजट से। यूँ सकते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है ठीक उससे पहले मिसलीड करने का काम आप ना करें, यह हिदायत दे दी गई। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन दिनों बजट सेशन बेहद नज़दीक है और ऐसे में अलग अलग राज्यों की डिमांड सामने आ रही हैं, क्योंकि आपने ये ज़रूर सुना होगा कि किस तरीके से इस वक्त बिहार खासतौर पर कुछ अलग डिमांड अपनी केंद्र के सामने रख रहा है, तो वहीं तमिलनाडु की तरफ से भी एक अलग डिमांड रखी जा रही है और वो अलग से बजट अपने लिए लेना चाहते हैं, खास राज्य का दर्जा लेना चाहते हैं और भी कई डिमांड्स है। तो वहीं अब दिल्ली के भी एंट्री इसमें हो चुकी है और आतिशी का कहना है कि दिल्ली वासियों के लिए भी आप सोचिए, आप दिल्ली वासियों के लिए नहीं सोचते, जिसको मिसलीडिंग करार दिया गया है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि आप गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए लोगों को। हम हर किसी का ध्यान रख रहे हैं और इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया। कहा यह गया कि बेरोजगारी का मजाक बना रही है मोदी सरकार और 8 करोड़ रोजगार देने का जो दावा किया गया था वो पूरी तरीके से झूठा साबित हुआ है। तो फिलहाल बढ़ती बेरोजगारी और कम होती नौकरियों के मुद्दे एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर नौकरियों को लेकर हमला एक बार फिर से बोला है। उन्होंने पीएम पर झूठे वादे करने का आरोप तक लगा दिया। तो पीएम इज लाइंग अबाउट 8 करोड़ न्यू जॉब्स एंड रबिंग, ये कह रहे हैं किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे रबिंग सॉल्ट इनटू द वाउंड्स ऑफ द यूथ, यानी कि घाव पर नमक की तरह ये काम कर रहा है। तो इस खबर को देखिए, सुरभि भी आप तक पहुंचा रही हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये कहीं ना कहीं आप इस खबर को द हिंदू में देख पाएंगे और भी कई अखबारों में आप देख पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस खबर को छापा गया है इसमें हेडलाइन पर आप गौर करेंगे तो साफ तौर पर इसमें जिक्र मिलता है कि कांग्रेस का ये कहना है कि जो वादा 8 करोड़ रोजगार देने का केंद्र सरकार ने किया था, पीएम मोदी ने किया था, वो खुले मन से उन्होंने झूठा दावा किया था, क्योंकि 8 करोड़ अब तक नौकरियां तो नहीं मिली लेकिन बेरोजगारी जरूर उस आंकड़े को छू रही है और अब तक भी कहीं ना कहीं जो नई जॉब्स देने का हवाला दिया जाता है वो एक तरीके से नमक का काम करता है उन लोगों के जख्मों पर जिनके पास वाकई रोजगार नहीं है और जो युवा बेहद इस वक्त परेशान चल रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए बयानबाजी जो है वो इस वक्त चरम पर पहुंची हुई है। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, आम आदमी पार्टी से लेकर यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस या INDIA गठबंधन के जितने भी सदस्य हैं, पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका पलटवार कैसा आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक और किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया। 5 राज्यों से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को जगह दी। देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने एक और किडनी रैकेट का भांडाफोड़ किया। क्राइम ब्रांच ने 5 राज्यों में फैले एक बड़े रैकेट को इसमें शामिल थे 8 आरोपियों को इस बीच गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल आपको बता दें, एक और रैकेट का भांडाफोड़ किया। इससे पहले भी आपको बता दें कि किडनी गैंग का खुलासा कर चुके हैं और ये ऑल इंडिया लेवल पर आपको बता दें कि लगातार इस तरह के रैकेट का खुलासा हो रहा है। तो पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से चल रहे एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसमें कि डॉक्टर सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही देखिए, हम आपको ये जानकारी दे दें कि दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से जिस वक्त ये तहकीकात अपनी आगे बढ़ाई और उन्हें ये पता चला कि कैसे 5 और अलग अलग स्टेट्स में अब तक ऐसे खबरें मिली हैं जहां पर
जहां पर देखिए दिल्ली पुलिस ने किडनी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए अब तक 15 लोगों को अरेस्ट किया है। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली से ऐसी खबर अगर आती है सामने तो ये विचलित कर देने वाली है, हैरान करने वाली है, डराने वाली है। क्योंकि जो लोग अगर किडनी की समस्याओं से जूझ रहे हैं और वो दूर दराज से दिल्ली अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन ऐसे में अगर किडनी रैकेट के तहत वो भी कहीं उनके हत्या चढ़ते हैं तो फिर ऐसे में उनकी जान पर भी आफत बन करके यह खतरा एक तरीके से मंडराने लगता है कि कहीं उनकी किडनी का सौदा तो नहीं हो रहा। देखिए, जाहिर सी बात है, इससे पहले जब सुरभि ये पूरा मामला सामने आया था तो तमाम जो नामचीन अस्पताल हैं प्राइवेट सेक्टर्स के, वो इसकी लिस्ट में शुमार हो गए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि जो डील पहले दिल्ली में हो जाती थी, नोएडा में जाकर ये ऑपरेशन हुआ करता था, तो नोएडा के तमाम जो बड़े अस्पताल थे वो उसकी रडार पर आ गए थे। तो इस खबर को जगह दी गई है। आपको बता दें किस तरीके से पुअर पेशेंट्स जो हैं, यानी कि ल्यूडेड पुअर पेशेंट्स आर शेयरिंग डिटेल्स अबाउट द मर्डर्स ऑपरेशन और डीसीपी गोयल सेड 3 of the accused, Arya, Prit Kumar, R. Chika, Prasanna, worked at the reputed hospital in different cities as the transplant coordinators. ये कह रहे हैं, देखिए आप देखिए, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए कि तमाम इस रैकेट में, चूँकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये सभी को पता है, चूँकि एक सिंडिकेट, एक रैकेट जो है पूरे देश में काम करता है। बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह के मामलों का पर्दाफाश हो रहा है। एक बार में, जिससे पहले जब मामला प्रकाश में आया था, सामने आया था, 500 केसेस खोले थे, कई गिरफ्तारियां हुई थी। तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो नोएडा के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, उनको रडार पर लिया गया था और एक बार फिर से ये भांडा फोड़ा गया है। तो क्राइम ब्रांच ने 5 राज्यों में फैले एक बड़े किडनी रैकेट का खुलासा किया। कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द इस सिंडिकेट को, इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाए, इसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों तक पहुंचा जाए, जो कि अब बहुत लाजमी भी सुबह हो जाता है। बिल्कुल, तो पिछली बार आपने देखा था कि कैसे अपोलो हॉस्पिटल और यथार्थ हॉस्पिटल का नाम सामने आया था, जो कि बहुत बड़े और प्रमुख स्तर पर चलाए जाते हैं नोएडा में। और ऐसे में जब इन दोनों अस्पतालों का नाम सामने आया था तो कई बड़े अस्पताल और भी रडार में गिर चुके थे। हालांकि इस बीच एक बार फिर से जब पुलिस की तरफ से दबिश दी गई तो इस दौरान ये पता चला कि अभी और कई ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर किडनी का कारोबार किया जा रहा है। यानी कि जो गरीब तबके के लोग हैं, अगर वो अपना इलाज करने इन अस्पतालों में पहुंचते हैं तो एक और उनका पैसा भी इस्तेमाल हो रहा है और कैसे इनकी किडनियां निकाल करके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में सप्लाई की जा रही है। पिछले दिनों क्राइम ब्रांच ने बांग्लादेश से चल रहे एक किडनी रैकेट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कि डॉक्टर सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। देखिए, आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से ये टारगेट करते हैं। द गॉट द ट्रेंड अबाउट द procedures for the kidney transplant and the identified the patients. They target poor individuals and offer them 5 lakhs for a kidney. Another sets of accused forget the documents of the both patients and the donors to show them as the relatives, said Goel. यानी कि ये सौदा किया जाता है डोनेटर से और जो खरीदता है उसमें ये सौदा किया जाता है अस्पताल की ओर से, तब बात बनती है। ऐसे किडनियों का सौदा आगे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। संसद के मानसून सत्र में 6 नए विधेयक लाएगी सरकार। विपक्ष ने भी सरकार के सामने अपनी तमाम मांगे रख दी हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो फिलहाल सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले 21 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेता इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। विपक्षी अपनी मांगों को भी सरकार के समक्ष रखेंगे। तो फिलहाल संसद के मॉनसून सत्र में 6 नए विधेयक सरकार लेकर के आएगी और इन विधेयकों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि इसी बजट के दौरान में अपोजिशन की तरफ से भी अपनी कई मांगों को मांगा जाएगा, रखा जाएगा सरकार के समक्ष। और इसमें आप ये देखेंगे कि लिखा है, केंद्र सरकार अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन सहित 6 नए विधेयक पेश करेगी। सरकार ने वित्त विधेयक के अलावा नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार को सुगम बनाने के उद्देश्य से 1934
विमान अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को सूचीबद्ध किया। यानी कि कई ऐसे विधेयक हैं जिनको लेकर के प्रस्ताव रखा जाएगा। मॉनसून सत्र क्योंकि 22 जुलाई से शुरू होना है, उसी दौरान बजट पेश होगा और इसी मॉनसून सत्र में कई और नए विधेयकों को इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा। लोस अध्यक्ष बिरला यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से जिस तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाएगा, बातचीत होगी, पहले चर्चा होगी और उसके बाद विधेयक पास होगा या नहीं होगा ये समय बताएगा। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार का सेशन, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में हम कह रहे हैं सुरभि मॉनसून सत्र होगा। यहाँ पर INDIA गठबंधन का आपने परफॉर्मेंस देखा है। अभी दांत कह सकते हैं ना कि चने लोहे के छने चबाना पड़ सकता है सरकार को, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। विधेयक आप लाएंगे, आप उन विधेयकों पर मंजूरी कैसे बनती है, वो विधेयक कानूनी अमली जामा कैसे पहनेंगे, ये सरकार के लिए चुनौती होगा और सरकार को अब समझना भी पड़ेगा। फिलहाल मॉनसून सत्र आने दीजिए, देखेंगे आगे क्या क्या हो पाएगा। चलिए सुरभि आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आतंकियों के हाथ अब अमेरिकी हथियार लग चुके हैं। भारतीय सैनिकों के पास जिस तरीके से जानकारी मिली कि कैसे अब सैनिकों की जान लेने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है। खबर आप दैनिक जागरण में देख पाएंगे। अमेरिकी सेना जब भी इस तरीके से जब अफगानिस्तान और तालिबान की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनाती उनकी की गई थी, तो तालिबान की तरफ से जब अफगानिस्तान में अटैक हुआ था, जिस वक्त अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया गया था, उस वक्त जल्दबाजी के तहत में यह खबर मिली थी कि अमेरिकी सेना ने हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा पीछे छोड़ दिया है, जिसका इस्तेमाल तालिबानी आतंकियों की तरफ से किया गया था और वही हथियार सप्लाई होकर के पाकिस्तान पहुंचा, जिसके तहत अब ये बताया जा रहा है कि उस वक्त $7 बिलियन से ज्यादा कीमत के हथियार और अन्य साजो सामान वहीं छूट गए थे, जिनका इस्तेमाल आज के वक्त में पाकिस्तान के आतंकी कर रहे हैं। देखिए इस खबर को जगह दी है। ये खबर न सिर्फ खबर है, बल्कि आप ये समझ लीजिए ये बहुत चिंताजनक भी है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि अत्याधुनिक वो हथियार हैं जो मिले हैं, जिससे वाकई में मासूमों की जान जा रही है। जरा समझ लिए, कश्मीर में बीते कुछ वर्षों में दर्जन से अधिक इरिडियम सैटेलाइट फोन, वाईफाई सक्षम थर्मल इमेजरी उपकरण मिले हैं। ये उपकरण आतंकियों को रात के समय सुरक्षा बल की घेराबंदी तोड़कर निकलने, घुसपैठ करने में मदद करते हैं। बीते दिनों सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से अल्ट्रा और माइक्रो रेडियो सेट बरामद किए, जिनके नेटवर्क में सेंध लगाना आसान नहीं होता है। हथियारों में अमेरिकी मोहर भी है। तो आपको बता दें कि कुपवाड़ा जिले के किरण सेक्टर में LOC पर मारे गए 2 आतंकियों से मिले हथियारों में शामिल स्टेयर FUG राइफल मिली थी। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से ये जो पूरी स्थितियां हैं वो और चिंताजनक है। कश्मीर में आतंकी M4 कार्बाइन, M1911 पिस्टल के बाद स्टेयर UG राइफल का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि जो उपकरण यूज किए जा रहे हैं वो ना सिर्फ खतरनाक हैं, बल्कि उनको आप इंडिकेट भी नहीं कर पाएंगे, उनका आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। ये अब सेना के लिए सुरभि थोड़ी दुगनी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि लगातार आतंकियों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इस बीच ऐसे हथियारों का मिलना जो अपने आप में अत्याधुनिक है, ना सिर्फ हथियार बल्कि वो उपकरण मिलना जिससे कि आप हमला करके अपनी जान को बचा भी सकते हैं, ये अब कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे भारत की महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई। दरअसल क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम का पहले आपने प्रदर्शन देखा और अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन हम देख रहे हैं, उनका जलवा लगातार बरकरार है। पाकिस्तान को कैसे धूल चटाने का काम किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, क्योंकि भारतीय बेटियों ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से इस मैच में रौंद दिया है। देखिए इस खबर को हम दिखा रहे हैं जगह एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा, जिससे कि मोराल जो है वो बूस्ट होता है। चाहे मैच यूं कह सकते हैं महिला क्रिकेटर्स का हो या पुरुष क्रिकेटर्स का हो, उत्साह उतना ही रहता है। फिलहाल आपको ये भी बता दें एशिया कप चल रहा है, एशिया कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारतीय बेटियों ने पाकिस्तान को रौंदा है। कप्तान
हरमनप्रीत की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने एशिया कप के शुरुआती मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद कर दमदार शुरुआत की। शुक्रवार को भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी के दम पर 19 ओवर 2 बॉल में 108 रन पर ही ये जो पाकिस्तान की टीम थी वो सिमट गई। भारत की ओर से दीप्ति ने 3, रेणुका, पूजा व श्रेयांका ने 2-2 विकेट झटके लक्ष्य का पीछा करने उतरी। भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना ने और शेफाली ने शानदार रन जड़े। 14 ओवर में 3 विकेट पर जीत प्राप्त कर ली। तो कभी कह सकते हैं कि जो उत्साह है कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनका देखते ही फिलहाल बन रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हरमनप्रीत के हाथों में कैप्टनसी की जो भूमिका है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। और हमने स्मृति मंधाना का परफॉर्मेंस इससे बीते खेल के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से अब तक का उनका प्रदर्शन बेहतरीन साबित हुआ है और उनकी चर्चाएं अक्सर हम सुनते आए हैं। तो चाहे हरमनप्रीत हो, चाहे शेफाली हो, चाहे स्मृति मंधाना हो, ये 3 ऐसे प्रमुख तौर पर हमने अभी तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इन तीनों को देखा है जो कि कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन के लिए ही जानी जाती है। और महिला टीम के बीच महिलाओं की ये एशिया कप का जब मुकाबला खेला गया तो इस मैच में भारतीय महिला टीम ने बड़ी आसानी के साथ में अपने नाम इसे कर लिया। भारत की जीत में गेंदबाजों का रोल काफी अहम हो जाता है। भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीता है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय महिला क्रिकेटरों का दबदबा भी अब क्रिकेट के फील्ड में खास तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, हमेशा से अप्रिशिएट किया जाता है विमेंस क्रिकेट टीम को, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस है वो वाकई में हमेशा से थोड़ा शानदार नजर आता है। भारत को इस मुकाबले में जीत के लिए पाकिस्तान ने 109 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसमें टीम ने सिर्फ आपको बता दें 3 विकेट खोकर बड़ी आसानी से इसको चेस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बांग्लादेश में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों की जान तक चली गई है। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी। आरक्षण प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजधानी ढाका और अन्य हिस्सों पर हिंसा भड़की हुई है। इसमें तकरीबन 30 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। बांग्लादेश में शुक्रवार रात 8 बजे तक 245 भारतीय सुरक्षित भारत वापस लौटा। इसमें से 125 छात्र हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला अगर हम आपको बताएं तो बांग्लादेश में इन दिनों रिजर्वेशन को लेकर के बगावती सुर अपनाए हुए हैं कई युवा वर्ग के लोग। और साथ ही युवाओं का ये कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अब तक हम ये देखते आए हैं कि रिजर्वेशन कोटा जो 56% का है उस 56% को घटा करके 10% पर लाया जाना चाहिए, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। और इसी के तहत में अब वो ये चाह रहे हैं कि उन लोगों को मौका मिले, ना कि केवल उन लोगों को जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सहयोग किया था, क्योंकि ये इसी तर्ज पर, इसी आधार पर बांग्लादेशी छात्रों को आरक्षण दिया गया था, जिनके परिजन पहले से ही, जिनकी कई पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया है बांग्लादेश की आज़ादी में। बांग्लादेश के तहत में जब युद्ध हुआ था, ऐसे में उस युद्ध के वक्त में बांग्लादेश के कई ऐसे परिवार रहे थे जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, अपने परिवार के कई लोगों को इस युद्ध में भेजा था। और उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि उन्हें 56% का एक कोटा दिया गया था और उसी रिजर्वेशन के तहत में उन्हें तमाम नौकरियां मुहैया कराई जाती हैं। और जिनके पास आरक्षण नहीं है उनकी ओर से मांग उठाई जा रही है कि इसे रद्द किया जाना चाहिए, या तो आप इसे बिल्कुल 10% पे कीजिए, क्योंकि बाकी ऐसे कई युवा हैं जिनके पास वो क्रेडिबिलिटी है और मेरिट के आधार पर ही उनका सिलेक्शन होना चाहिए, सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर नहीं। देखिए, जब छोटे देशों में अंदर खाने में इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो वहाँ उन देशों को ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ये आप समझिए इस बात को। और जो बांग्लादेश इस बात से, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इसी से आपको बता दें कि जूझ रहा है। अच्छा, बांग्लादेश के हालात पर भारत की भी नज़र पैनी बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंसक हो चुके आंदोलन को भारत ने बांग्लादेश का आंतरिक मामला हालांकि करार दिया। वहां के हालात पर विदेश मंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्वयं पूरे मामले की निगरानी संभाली हुई है। पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले 8,500 छात्रों समेत 15,000 भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के साथ ही ढाका स्थित अपने उच्चायोग के साथ संपर्क में रहने को कहा गया। अगर स्थिति बिगड़ती है तो भारत अपने नागरिकों को वहां से निकालने में भी कामयाब होगा। तो फिलहाल देखिए, यूएन महासचिव ने बातचीत का माहौल तैयार करने का आग्रह किया है और प्रधानमंत्री कार्यालय का वेबसाइट तक हैक हो चुका है। तो फिलहाल देखिए, दूर संचार बाधित हो गया है, न्यूज़ चैनल्स बंद हो गए हैं। देर रात तक गुरुवार को सेना तक बुलानी पड़ी थी। अब देखना
देखने वाली बात होगी कि मरने वालों की संख्या जो है वो अभी तक 32 पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। हालांकि तमाम जो और देश हैं वो चिंतित ज़रूर हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इससे चरमरा जाएगी, जो ऐसा फिलहाल दिख भी रहा है। तो फिलहाल जानकारी यही है कि इस रिजर्वेशन को लेकर के जिस तरीके से हिंसा इन दिनों बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, शेख हसीना का ये कहना है कि क्योंकि तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री की गद्दी मिली है और कहीं ना कहीं जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, विपक्षी दल है, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर अस्थिरता लाई जा सके। हालांकि शेख हसीना ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब बीते साल आपने मुझे देखा था, जब मेरी सरकार बनकर के आई थी, तब मैंने इसे हटाया भी था क्योंकि उस वक्त हिंसक प्रदर्शन हुए थे। और शेख हसीना ने जैसे ही यह फैसला लिया तो वहां के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इस रिजर्वेशन को पूरी तरीके से नहीं हटा सकती हैं, जो जैसा रिजर्वेशन दिया गया था आप उसे दोबारा लागू कीजिए। और मजबूरन शेख हसीना को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दोबारा इस रिजर्वेशन को लाया गया, लागू किया गया, जिसके आधार पर आज के वक्त में वहां की युवा पीढ़ी इस वक्त सड़कों पर है। जगह जगह हम प्रदर्शन देख रहे हैं और जहां से शेख हसीना का संबोधन हुआ था उस न्यूज चैनल को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त न्यूज चैनल्स को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी भी तरीके के आधार को समझने को तैयार नहीं है। और उनकी मांग है कि अगर ये प्रदर्शन समाप्त हम कर देते आज, तो हमें किस बात की गारंटी कौन देगा कि आखिर ये रिजर्वेशन समाप्त होगा या नहीं होगा। हमें टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन बहुत जल्द ही इन तमाम बातों को समझना होगा, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त आग की चपेट में है। क्योंकि तमाम चैनल्स जब मीडिया पर कुठाराघात होने लगता है तो आप समझिए कि जनता की आवाज़ को सीधे सीधे दबाने की कोशिश होती है। वहाँ की जनता इस वक्त त्राहिमाम कर रही है। रिजर्वेशन का मामला बहुत जल्द सुलझाने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे कोई और अनहोनी बांग्लादेश में हो सकती है। हालांकि भारत की नज़र बनी हुई है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। साफ तौर पर ये उनका आंतरिक मसला है। चलिए, इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।